तो सुश्रुत निदान 12, चैप्टर का नाम वृद्धि, उपदंश, श्लीपद निदान अध्याय। तो वृद्धि रोग, कल भेदों की बात की थी हमने, सुश्रुत और उनके फ्रेंड्स जो हैं, उन सबके 7 भेद हैं। सुश्रुत, वाग्भट, माधव, शारंगर, वीपी, केआर, आंत्र, मूत्र और मेदज। सन्निपातिक भेद नहीं है यहाँ पे, याद रखने की बात है। जैसे अर्बुद में आपने देखा था, अर्बुद का सन्निपातिक भेद नहीं था, किसने बताया? हरित। हारित ने। ठीक है। इसी तरह यहाँ भी सन्निपातिक भेद नहीं है, 7 भेद हैं। विपिकेआर, आंत्र, मूत्र और मेदज। चरक के 3 भेद हैं, व्रघ्न, मूत्र और मेदज। इनको याद कर लोगे। सुश्रुत कहते हैं कि मूत्र और आंत्र वृद्धि ये वात की वजह से होने वाली कंडीशन है। मूत्र वृद्धि और आंत्र वृद्धि वात की वजह से होते हैं। अब आगे देखोगे, संप्राप्ति लिखी हुई है। तो इसमें लिख रहे हैं फल कोश वाहिनीर अभिप्रपद्य धमनी फल कोशो वृद्धि जनयति ताम वृद्धिम इत्याचक्षते, ऐसा करके कह रहे हैं कि किसी दोष की वजह से वृषण तथा उसके कोष में जाने वाली धमनी में जाकर फल तथा कोष की वृद्धि हो जाती है, उसे वृद्धि रोग कहते हैं। कुल मिला के आपको याद रखना है कि फल कोष यानी वृषण में वृद्धि दिखाई देती है, बात खत्म। ठीक है। और धमनी है जिसके थ्रू दोष जो है जा रहे हैं। तो धमनी और फल कोष, 2 वर्ड याद रखने हैं। दोष मेनली तो वात ही होने वाला है। जब वृद्धि की बात कर रहे हैं, वृद्धि के पूर्व रूप की बात करते हैं। तो पूर्व रूप बस्ती, कटी, मुश्क, मेढ्रेशु वेदना। तो वही निचले हिस्से में पीड़ा हो रही है। बस्ती, कटी, मुश्क, मेढ्र, इन हिस्सों में वेदना होना। मारुत निग्रह, वायु का वेग रुक जाता है। फल को शोफ, मारुत निग्रह और फल को शोफ। मारुत निग्रह याद कर सकते हो। वृद्धियों के लक्षण कहीं सवाल नहीं आते, जल्दी से देख लोगे। वातिक वृद्धि, बस्तिम इव वाताम की वात से भरी बस्ती के समान। पैत्तिक वृद्धि, पक उदुम्बर संकाश, आशु समुत्थान पाकाम, जल्दी उत्सेद होता है, इसमें जल्दी पाक हो जाता है। कफज वृद्धि कठिन है, अल्प वेदना होती है उसके अंदर। रक्तज वृद्धि, बताया था आपसे मैंने, पित्त के जैसे कैरेक्टर होते हैं लेकिन वर्ण कृष्ण होता है। तो कृष्ण स्फोटावृताम, पित्त वृद्धि लिंगाम बाकी। मेदज वृद्धि, इसको याद रखना आपको। ताल फल प्रकाशन, है ना, ताड़ फल के जैसा इसका कलर होता है। मेदज वृद्धि, ताल फल प्रकाशन, इसको याद रखेंगे। मैंने आपको एक पॉइंट पीछे शायद कहीं बताया होगा कि टेम्पररी इंपोर्टेंसी की हम लोग जो बात करते हैं वो एक ग्रहणी रोग के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। ग्रहणी में मिल जाती है, अर्श में भी मिलती है। ग्रहणी में भी है बेटा, ग्रहणी में भी है, अर्श में भी है ना, दोनों में अगर है। टेम्पररी वाला आएगा तो स्लीपर है। नहीं नहीं, उनमें भी टेम्पररी होती है बेटा, उनकी वजह से भी। सब में टेम्पररी है, इनमें परमानेंट किसी में नहीं है। टेम्पररी इंपोर्टेंसी है ना, चाहे ग्रहणी हो, चाहे अर्श हो, और चाहे ये श्लीपद हो। तो श्लीपद में भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, स्पेशली मेदज जो माफ करें, मेदज वृद्धि। तो श्लीपद में भी ऐसा हो जाता है कि कई बार ये कह लो कि फ्लूइड जो है वाइट कलर का, उसके लिए शब्द आया है कि मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा मैं स्पेशली। कुछ काइल करके वर्ड है, इसको ध्यान आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, फिलहाल मतलब वहां मेद का इन्वॉल्वमेंट जब होता है ना श्लीपद के अंदर भी ज्यादा, तो वो कंडीशन है, मैं बता दूंगा देख के आपको, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा अभी। तो मेदज वृद्धि ताल फल प्रकाशन, तो याद रखना, मेदज वृद्धि ताल फल प्रकाशन, ताड़ के फल की तरह। आगे चलिए। मूत्रज वृद्धि किसको होती है? मूत्र संधारणशील से, यानी मूत्र का वेग जो लोग रोकते हैं। अंबुपूर्णा धृतिर इव शुभ्यति, जैसे जल से भरी बस्ती होती है, उसके समान यहाँ पे साउंड होता है। श्वेतु कोशियोश्च अपाद्यते, और शोथ हो जाता है कोश के अंदर, यानी फल कोश के अंदर। तो सारी बातें नॉर्मली हैं, कुछ रटने ऐसा नहीं है, ये तो अंडरस्टैंडिंग है कि भाई मूत्रज वृद्धि है तो मतलब यूरिन भरा हुआ है अंदर, तो अंबुपूर्ण साउंड आएगा। वातिक वृद्धि है तो वात जैसा साउंड आएगा, तो उनको रटा नहीं जाता। अंडरस्टैंड डेवलप कर लो तो आंसर निकल जाते हैं, कोई जरूरी बातें नहीं है। आगे देखेंगे आंत वृद्धि, बस ये सबसे जरूरी है शायद यहाँ। देखिए कारण क्या है। तो भार हरण, बलवत विग्रह और वृक्ष प्रपतन, है ना। पुराने लोग आज भी ऐसा मानते हैं आंत वृद्धि का कारण कि भारी वजन उठा लेने से, है ना, जैसे जिम वगैरह में देखते होगे आप लोग। तो ये है कि मना करते हैं वेट एकदम नहीं उठाना है ज्यादा। तो भार हरण, बलवत विग्रह, अपने से ज्यादा बलवान के साथ लड़ना, वृक्ष से गिर जाए कोई। और हमने पहले ही पढ़ लिया है कि मूत्र वृद्धि और आंत्र वृद्धि वातिक होते हैं। तो लिखा है यहाँ पर विशेषयर वायुर अति प्रवृद्धा, वंक्षण संधिम उपेत्य फल कोशम प्रविश्य मुष्क शोफम आपाद्यति, तो वही फल कोश में शोफ हो जाता है। आद मातु बस्तिर इव वातता, तो यहाँ भी जैसे वात से भरी बस्ती उसके समान आदमान होगा। क्यों? पढ़ लिया हमने पहले कि आंत वृद्धि मूत्र वृद्धि वातज है, फिर रटने की जरूरत नहीं है। सा शब्दम, ये लास्ट वाला लाइन देखो ध्यान से। सा शब्दम अवपीड़िते च ऊर्ध्वम उपैति विमुक्त पुनर्आत्मायते। ठीक, कि यदि दबाएंगे उसको, या फिर जैसे लेग रेज करते हैं हम लोग,
तो क्या होती है, ये आवाज करते हुए अंदर की ओर चली जाती है वृद्धि जो है। और मुक्त करने पे, यानी व्यक्ति जब खड़ा हो जाएगा मान लो, या खांस रहा है, छींक रहा है, तो दोबारा से यादमान हो जाता है, दोबारा से वो शोध हो जाता है। ठीक, तो ये कैरेक्टर भी होता है एक मेन पहचानने का, तो याद रखोगे इसको भी। और कंडीशन कैसी है, ये असाध्य है। मतलब वैसे तो असाध्य, क्या यहाँ असाध्य लिखा है, लेकिन मतलब ये है कि ऑपरेट करना होगा, कहने का मतलब। तो वो अदरवाइज असाध्य कंडीशन है। वर्म रोग, भस्मक, स्नायुक रोग और पारसिक यवानी रोग, सॉरी पारसिक यवानी, इन सब का प्रथम उल्लेख वरुण माधव ने किया है। ठीक है, वर्म रोग है एक, भस्मक रोग, स्नायुक रोग और पारसिक यवानी है, द्रव्य गुण में पढ़ते हैं हम लोग, इन सब का प्रथम वर्णन वरुण माधव ने किया है। आगे देखें, उपदंश रोग की बात करते हैं। उपदंश, आज 6 वाले बैच में इसका मॉडर्न कोरिलेशन पढ़ाया है ना। तत्र अति मैथुनाद, अति ब्रह्मचर्याद वा। कुछ ध्यान आ रहा है पढ़ के इस लाइन को, क्या ध्यान आता है? पात्र रक्त में भी ठीक है, तो वात रक्त में भी ऐसे निदान है, वहां भी ऐसे लिखा हुआ है, प्रमद करके वर्ड आया है। ठीक है ना। तो अति मैथुन और अति ब्रह्मचर्य दोनों ही निदान बता दिए उपदंश के। प्रकुपित दोषा शते आशते वा श्वेतुम उपजन्यते। दोष प्रकुपित होते हैं, हो सकता है कि शत हो जाए, मतलब इंजरी भी दिखाई दे साथ साथ, मतलब घाव बन जाता है। और हो सकता है कि ना बने घाव, कह रहे हैं, और शोथ उत्पन्न हो जाता है। वाग्भट उन्होंने कहा, इस चीज को एक्सप्लेन किया है एक तरीके से, ये जो यहाँ लिखा है ना, अति मैथुन और अति ब्रह्मचर्य, तो कह रहे हैं स्त्री व्यवाय निवृत्त से सहसा भजतो अथवा, कि जो व्यक्ति जिसने लंबे समय मैथुन नहीं किया और बहुत लंबे समय मैथुन करे, तो उसको ये कंडीशन हो सकती है। तो उन्होंने इस तरह से बात लिखी है वाग्भट ने। नेक्स्ट चले, उपदंश रोग का प्रथम वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया, जबकि जानते हो फ्रंग रोग का प्रथम वर्णन आचार्य भाव प्रकाश ने किया है। 5 प्रकार का होता है उपदंश सभी के अनुसार, वीपी के आर एस, वातिक, पैतिक, कफज, रक्तज और सन्निपातज। ठीक है, तो इसको सॉफ्ट चैंकर बोलते हैं, यहाँ लिखा है डुकराई बेसिलाई। तो आज जो हमने नाम पढ़ा वहां पे, वहां हिमोफ्लस डुकराई करके शायद देखा नाम इसका, तो कोई कह भी रहा था आज की सर वहां डुकराई बेसिलाई आपने बताया है। ठीक है ना। तो वो होता है कि फैमिली वगैरह हम इतना डिटेलिंग में नहीं जाते, तो थोड़ा बहुत नाम इस तरह कि बेसिलस है तो उसके नाम पे उन्होंने डुकराई बेसिलाई लिख दिया सिर्फ इसको। ठीक है, तो उसमें डिटेलिंग में नहीं जाओगे, डुकराई मेन वर्ड है, इसको आप याद रखना कम से कम। ठीक, इसकी वजह से होता है, सॉफ्ट शंकर बोलते हैं इसको। ठीक है, और हार्ड शंकर किसको बोलते हैं, बोलो? सिरंग को सिरंग रोग। ठीक है ना, सिफिलिस। हाँ, तो लिख लेंगे, ये भी लिख लो यहीं पर, क्योंकि सॉफ्ट शंकर तो लिखा हुआ है, डुकराई बेसिलाई से होता ही है। आगे देखेंगे, वातिक उपदंश, स्तब्ध मेढ़ता उसका कैरेक्टर है। वातिक उपदंश का स्तब्ध मेढ़ता, देख सकते हो स्तब्धता अगेन वात का कैरेक्टर है, मलमूत्र को भी रोक देता है, बात है ना। पैतिक उपदंश, पक्व उदुम्बर संकाश, शिप्रपाका, कफज में शोथ है, रक्त में कृष्ण स्फोट, पित्त उपदंश के लक्षण शोष है। ये आपने लिख दिया, नहीं याद करना। लास्ट वाला एक पॉइंट देखोगे बस, सन्निपात वाले में कृमि का प्रादुर्भाव। तो कृमि किसमें होता है, सन्निपातिक उपदंश के अंदर, वो याद रखना बस। ठीक है, बाकी जरूरी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, डलहन योग रत्नाकर, यानी सुश्रुत के टीकाकार हैं डलहन, उन्होंने और योग रत्नाकर ने ऐसा कहा कि ये व्याधि स्त्री पुरुष दोनों में होती है, और गैदास के अनुसार स्त्रियों में नहीं होती। तो डलहन योग रत्नाकर, व्याधि स्त्री पुरुष दोनों में होती है, और गैदास के अनुसार स्त्रियों में नहीं होती। नेक्स्ट चलेंगे, आचार्य चरक, क्लीवता 4 प्रकार की। चरक, क्लीवता 4 प्रकार की, कौन कौन सी? बीज उपघात जन्य, शुक्र क्षय जन्य, ध्वज भंग जन्य और जरा जन्य। नाम पढ़ लेना, ऐसा कुछ नहीं कोई पूछता हो, बस जरूरी बात यह है कि इनका जो ध्वज भंग है, कुछ लोग इसी को उपदंश के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ध्वज भंग कुछ आचार्यों के मत से 5 प्रकार का होता है। अब जब 5 प्रकार का होगा, तो आपने देखा अभी कि उपदंश भी 5 ही प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसीलिए लोग इसको रिलेट करते हैं उपदंश के साथ। तो ये पूछा जाए क्वेश्चन अगर, तो यार ध्यान रखना, ध्वज भंग को उपदंश के साथ रिलेट करते हैं। चिकित्सा में देख लेंगे उपदंश की, व्याधि हरण रस, वरादि गुगलू, रस घृत, पूग आदि योग, चोप चीनी आदि चूर्ण। तो ये सारी चीजें हैं, नाम देख लेना, इन पे सवाल आ चुके हैं। व्याधि हरण रस, वरादि गुगलू, रस घृत, पूग आदि योग। खासकर 2 चीजें, एक व्याधि हरण रस और एक चोप चीनी आदि चूर्ण, इन पे फोकस कर लोगे। नेक्स्ट देखें, गुड़, अम्ल रस, तक्र आदि का परित्याग कर देना चाहिए, तो ये द्रव्य अपथ्य है। गुड़, अम्ल रस, तक्र, तो ये इनका परित्याग करना है, अपथ्य है चीजें। नेक्स्ट आ जाएंगे फ्रंग यानी सिफिलिस। तो फ्रंग का प्रथम उल्लेख आचार्य भाव प्रकाश ने किया।
इसको गंध रोग, व्रणगज व्रण भी कहते हैं, इससे जो व्रण बनते हैं। चंद्रक व्रण भी कहा जाता है उनको, और यहाँ देख पा रहे हो हार्ड शंकर भी कहते हैं। योग रत्नाकर ने स्पेशली ये शब्द दिए हैं, व्रंगज व्रण और चंद्रक व्रण। तो वहां से सवाल पूछता है कि योग रत्नाकर की जो व्रंगज व्रण है या चंद्रक व्रण है वो संभवतः किसके व्रण है। तो सिफिलिस के आपको आंसर लगाना है, या फ्रंग के व्रण है। ठीक है, आगे देखें। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है ट्रिपोनेमा पैलिडम, और इंक्यूबेशन पीरियड 9 to 90 डेज। ये बहुत जरूरी है, आईपी इंक्यूबेशन पीरियड इसका, बिल्कुल ध्यान रखना। 9 to 90 डेज, इस पे सवाल करता है। आज बल्कि हमने एक और टर्म देखी थी, आप लिखना चाहो तो लिख लो यहाँ पे, कि विंडो पीरियड किस व्याधि में मिलता है, स्पेशली किसके साथ हम पढ़ते हैं। ठीक है। HIV। तो HIV। ठीक है, इसमें व्यक्ति इन्फेक्टिव तो है, लेकिन बॉडी में उसके आपको एंटीबॉडीज नहीं मिलेंगे, तो वो कंडीशन होती है। खैर आगे चलो। तो आगंतुक व्याधि है फ्रंग सिफिलिस। ठीक है। त्रिविध, तीन भेद हैं, बाह्य अभ्यंतर बाह्य अभ्यंतर। तो बाह्य भेद सुख साध्य इजिली ट्रीट हो जाता है। अभ्यंतर में कह रहे हैं आम वात के समान लक्षण मिलते हैं, याद रखना जैसे आपको पढ़ाया होगा। शेफाली। शेफाली। चैप्टर तैयार है 20 तक। शेफाली। चलो और कोई बताओ मुझे। वज्रकांजिक, कुछ ध्यान आता है उसके बारे में, नाम सुन के वज्रकांजिक। आम बात नहीं। बाकी कहाँ यूज करते हैं मेनली, मैंने जिसके रेफरेंस में पढ़ा है उसको। वक्कल शूल। मैंने आपको, ठीक है, वहां भी यूज होता है। स्तन्यवर्धक, आपको जो चीजें पढ़ाई हैं स्तन्यवर्धक चीजें पढ़ाई हैं उनमें पढ़ाया है वज्रकांजिक। ठीक है। वैसे आम बात को भी हरने वाला है वो। ठीक है, अच्छी बात है। एक्स्ट्रा पॉइंट से आते हैं आपको। तो तीन प्रकार का होता है, बाह्य अभ्यंतर बाह्य अभ्यंतर। बाह्य वाला भेद सुख साध्य है, अभ्यंतर वाला तो आम वात के समान लक्षण मिलते हैं, कृच साध्य है कंडीशन। और जो बाह्य अभ्यंतर दोनों मार्गों में हो जाए वो साध्य होती है। फ्रंग के उपद्रव बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फ्रंग और विसूचिका, इन दो व्याधियों के उपद्रव बहुत पूछता है। तो कृष्णा, बलक्षय, नासाभंग, बह्येशा मंदता यानी अग्नि मानते कह रहे हैं, अस्थि शोष, अस्थि वक्रता, तो ये सब फ्रंग रोग के उपद्रव हैं। तो मैं याद इस तरह रखता हूँ कि कृष के नासा की अस्थि अग्नि बल से वक्र हो गई। अब आप देख लो, याद करना चाहो तो ये चीज। कृष के नासा की अस्थि, ताकि उसका स्वेदन कर रहे थे, तो अग्नि से कैसी होगी, वक्र हो गई, मुड़ गई। नाक की हड्डी, कहने का मतलब ये है। तो कृष के नासा की अस्थि अग्नि बल से वक्र हो गई। तो कृष यानी कृष्णता, नासा की अस्थि यानी नासाभंग, अस्थि से अस्थि वक्रता, अस्थि शोष, वक्र हो गई। वैसे मैंने कहा अस्थि वक्र हो गई, तो वैसे भी देख सकते हो। ठीक है, अग्नि के बल से यानी अग्नि मानने की बात है, और बल का मतलब बल से। ठीक है, तो रिलेट हो जाता है। तो ये फ्रंग रोग के उपद्रव है। चिकित्सा में चौकचीनी आदि चूर्ण यहाँ भी है, रस कपूर, त्रिकंटक आदि गुगलू, और मधुस्नोही रसायन, स्पेशली मधुस्नोही रसायन, इसको देख लेना। चौकचीनी आदि चूर्ण देख लेना, मधुस्नोही रसायन उस पर भी फोकस कर लेना। नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाते हैं, कंडीशन है श्लीपद। तो चरक ने श्लीपद का कोई भेद नहीं बताया, यानी चरक के अनुसार श्लीपद कितने प्रकार का, तो एक प्रकार का। दूसरे क्या है, कफ, मांस और रक्त। रिम्पी। जीव, जीवा की उत्पत्ति में क्या कारण है, मतलब किस किस से जीवा की उत्पत्ति बताई है सुश्रुत ने। सर कफ रक्त मांस। ठीक है, तो वही चीज है, जीवा के कर्म हमने वहां याद किया था, वही तीनों यहाँ भी देख पा रहे हो, कफ, मांस और रक्त। ठीक है, तो श्लीपद में दूसरे ये तीनों है। भेद की अगर बात कर लें तो तीन भेद बताए हैं, वातिक, पैतिक और कफज। ये बाद वालों पे ज्यादा फोकस मत किया करो, ये वात भट, माधव, शारंगर कोई नहीं पूछता। ठीक, लिखे जरूर है। आप सुश्रुत, चरक, इन पे फोकस किया करो। तो चरक श्लीपद एक प्रकार का, दुष्य, कफ, मांस और रक्त। कमर करके हमने याद कर लिया, श्लीपद कहाँ है, कमर में, ऐसा करके याद कर लो। कमर में मत करना वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि कमर में हम कहाँ याद करते हैं, विष्णु। दृशन। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कमर सिर्फ याद करना, या कर्म करके याद कर लो।
हारित के चार भेद, वीपी के एस। और ऐसा नहीं है कि अब जैसे आपको लग सकता है कि भाई ये भी जरूरी बात हो गई, देखो यहाँ सन्निपातिक भेद बता दिया, सुश्रुत ने नहीं बताया। तो क्वेश्चन हम वही जरूरी मानते हैं जो पूछे जाते हैं, है ना, इसमें कोई पूछता नहीं है हारित वगैरह की बात है। ठीक है, तो ये नहीं मानते हम जरूरी। देखना चाहो देख सकते हो। वाग्भट ने श्लीपद के लिए लिखा है कि ये प्राय आनुप देश में रहने वाले लोगों को अधिक होता है। श्लीपद आनुप देश में रहने वाले लोगों को। काश्यप ने अम्लपित के लिए ऐसा लिखा है कि वो आनुप देश में रहने वाले लोगों को अधिक होता है। काश्यप अम्लपित के बारे में ऐसा लिखा है, और वाग्भट ने श्लीपद के बारे में। श्लीपद में दोष अधा प्रपन्ना कि दोष अधो मार्ग में जाते हैं। पादम आश्रित्य शनः शोफम जन्यति, पैरों में आश्रय बनाकर धीरे धीरे शोफ उत्पन्न करते हैं। पैरों में आश्रय बनाकर, इसी का किस व्याधि में और देखा है आपने कि जहां दोष पैरों में आश्रय बनाते हैं बाद में बॉडी में फैलते हैं? वात्रक। वातरक। ठीक है ना, वहां भी ऐसा ही है। तो खैर, तो दोष अधोमार्ग में जाते हैं, पैरों में आश्रय बनाते हैं, और उसके बाद पूरी बॉडी में कह रहे हैं फैल सकते हैं, जनरली पैरों में माना जाता है। खैर, वाग्भट ने लिखा शनय शनय घनम शोफम, कि धीरे धीरे शोफ जो है घन होता रहता है। इसमें ज्वर होता है, अर्ती होती है, पीड़ा है। कर्ण नेत्र शिशन ओष्ठ पर भी हो सकता है ना। ये वैसी बात है जैसे अर्श में हम लोग देखते हैं कि अर्श मेनली हम कि गुद वलियों में होने वाले मांस की ग्रोथ जो है उसी को अर्श कहते हैं, या अधिमांस में होने वाली व्याधि है। बाकी अन्य स्थानों पर भी बताया हुआ है। ठीक है ना, लेकिन मेनली उसी को कहते हैं। इसी तरह श्लीपद की बात है कि मेनली पैरों पर ही लिखा है होता है, मतलब पैरों पर ही होता है, लेकिन अन्य स्थानों पर भी बताया हुआ है आचार्यों ने। माधव का ये पॉइंट भी काफी जरूरी है कि वातिक ज्वर में बहुशो ज्वर ये लक्षण मिलता है। ठीक है, इसका मतलब ज्वर का आना अधिक वातिक श्लीपद के अंदर। श्लीपद में टेम्पररी इंपोर्टेंसी तो वो देख पा रहे हो। अब ये कैरेक्टर देख लेते हैं। तो वातिक श्लीपद अनियमित रुजा परिस्फुटि स्फुटतिचा बहुशा, कोई खास बात नहीं है, बिना कारण के कह रहे हैं पीड़ा हो रही है। पैत्तिक मृदु ज्वर होना। कफज में देखो ये जरूरी बात है। भारिकम मतलब गुरु होना स्थान का। महाग्रंथिकम कंटकैर उपचितम, कंटक बन जाना, जनरली ये चीज वात के साथ जाती है, लेकिन यहाँ कफ के साथ है तो याद रखोगे। कंटकैर उपचितम जरूरी बात है, ठीक। बाकी भारीपन तो कफ से ही होगा। ठीक है, तो भारीकम, महाग्रंथिकम, कंटकैर उपचितम। अष्टांग हृदय ने यहाँ पर इसको लिखा मांस अंकुर बन जाते हैं, इस कंटकैर उपचितम की जगह ये मांस अंकुर दिखाई देते हैं। एक ब्रेक लो, टाइम ब्रेक का हुआ। 10 मिनट वापस आओ, कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।